हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक का डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच मेमोरी। यहाँ पे बात करिए जो आपके पास हिट और जो मिस जो टर्म होती है वो किससे रिलेट करती है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा अगर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो कैशे यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो जो हमारे पास मैंने आपको दो मैकेनिज्म बताए थे कि कैशे जो हमारी मेमोरी होती है वो हमारी जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं और जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है जिसको हम रैम बोलते हैं, उसके बीच में एक मेमोरी लाई करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैशे मेमोरी बोलते हैं। और जो आपका कैशे होता है वो बेसिकली जो हमारे पास एस रैम मेमोरी होती है उसी से हमारी क्या बनाई जाती है, जो कैशे मेमोरी होती है वो हमारी बनाई जाती है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कैशे मेमोरी होता है उसको वो दो टर्म्स के ऊपर काम करता है। बेसिकली उसके पास दो मैकेनिज्म होते हैं, एक आता है हिट और दूसरा आता है मिस। हिट और मिस किससे रिलेट करते हैं, जब हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू डिमांड करता है किसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। इन्फॉर्मेशन मतलब कोई डाटा उसको चाहिए होता है। अब अगर वो डाटा उसको कैशे के अंदर मिल जाता है तब उस टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हिट बोलते हैं। और जब मान लेते हैं उसको वो डाटा कैशे मेमोरी में नहीं मिलता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको मिस बोल देते हैं। और जब सीपीयू को कैशे में डाटा नहीं मिलता है तो लास्ट में वो कहाँ जाता है, हमारे रैम के ऊपर जाता है, जो हमारी मेन मेमोरी होती है वहाँ पे वो जाता है। तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या राइट आंसर बन जाएगा, इसका बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज आपको पता है बेसिकली एक ऐसी मेमोरीज होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए डाटा स्टोर करती हैं, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें हिट और मिस का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं रहता है। हिट और मिस हमारा कैशे से रिलेट करता है। बाकी हमारे पास जो मेन मेमोरी है, मेन आपको पता है रैम होती है जो कि मेन मेमोरी होती है। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे मेन मेमोरी के ऊपर ही वर्क करते हैं। और रीड ओनली मेमोरी हमारे पता है कौन सी होती है, हमारे पास जो रोम होती है, रोम को हम क्या बोल देते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोल देते हैं। तो ये कुछ डाटा होता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो हमने पहले भी चलो डिस्कस किया था पर यहाँ पे आपको रिवीजन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन अ फ्यूजर असेंबली। तो फ्यूज़र असेंबली कौन कंटेन करता है, तो ये मैंने आपको बताया था जो हमारा लेज़र प्रिंटर होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूज़र असेंबली को कंटेन करते हैं। बाकी मैंने एक बार आपको डायग्रामेटिकली भी समझाया था, होता है क्या बेसिकली आपके पास जो आपका प्रिंटर होता है, प्रिंटर में क्या होता है बेसिकली आपके पास एक ड्रम होता है, एक ऐसे करके ड्रम होता है। और जो ड्रम होता है, ड्रम के जस्ट आगे ही क्या लगा होता है, हमारे पास एक पाउडर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई इंक बोलते हैं। एक बार एग्जाम पूछा जाता है कि जो आपका ड्राई इंक है वो पार्ट किस किस में होता है, तो वो भी हमारे लेज़र प्रिंटर में ही होता है। तो जो हमारे पास ड्राई इंक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनर भी बोलते हैं कई बार। तो जो आपका टोनर होता है उसमें क्या होते हैं, पाउडर की फॉर्म में क्या होती है, इंक वहाँ पे इंसर्ट होती है। तो जैसे ही हम कोई कमांड देते हैं, बेसिकली हम प्रिंट की कोई कमांड देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ए की कमांड दी थी कि आपको कैपिटल लेटर ए है उसको पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। तो होता क्या है बेसिकली आपका पेज तो यहाँ पे होगा, आपका जो A4 की शीट है वो आपकी यहाँ पे होगी, पर जो कमांड गई होगी वो प्रिंटर के थ्रू कहाँ पे गई जाती है, जो आपका ड्रम है, ड्रम के ऊपर वो आपकी कमांड जाती है बेसिकली। और वो यहाँ पे ऐसे करके वो है, वो ऐसे करके यहाँ पे इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज वहाँ पे बना देती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और जो इंक के मतलब ड्राई इंक के जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस नेगेटिव चार्ज से अपने एक तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे वो अट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो इंक के पाउडर है वो यहाँ पे ड्रम के ऊपर ऐसे करके वहाँ पे क्या होते हैं, लग जाते हैं। तो जैसे वो लग जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो पेपर होता है, तो पेपर इस ड्रम के साथ ही क्या होता है, रोल होता है। इस ड्रम के साथ वो यहाँ पे रोल होता है और एक अलग से कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूज़र। ओके, तो फ्यूज़र क्या करता है, वो एकदम से गर्म होता है, हीट अप करता है। तो जैसे ही हीट अप करता है तो जो आपकी ड्राई इंक होती है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो बेसिकली आपकी लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होने के साथ पेपर के ऊपर उसका इंप्रेशन आ जाता है। तो जैसे इंप्रेशन आता है तो उसी के साथ वो क्या हो जाती है, जैसे ही हीट उसके ऊपर गिरती है तो वो क्या हो जाती है, साथ ही साथ क्या होता है, बाद में ड्राई हो जाती है। मतलब ड्राई इंक एकदम से लिक्विड बनती है, लिक्विड होने के बाद वो फिर से ड्राई हो जाती है। और लास्ट में जो आपके पास जो आपके ए पेपर के ऊपर प्रिंट होकर आना होता है वो वहाँ पे प्रिंट होकर निकल आता है। तो यही यहाँ पे पूछा गया था कि जबकि फ्यूज़र असेंबली होती है वो कौन से प्रिंटर के साथ वर्क करती है, तो हमारी लेज़र प्रिंटर होता है उसके साथ वो वर्क करती है। बाकी हमारा लेज़र प्रिंटर होता है, तो ये किस टाइप का प्रिंटर आता है सर, हमारे पास नॉन इम्पैक्ट जब हम प्रिंटर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास लेज़र प्रिंटर आता है। ठीक है, तो थर्मल प्रिंटर भी हमारा नॉन इम्पैक्ट के अंदर आता है, इंकजेट भी हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। और जो हमारा डॉट मैट्रिक्स है ये हमारा जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसकी कैटेगरी के अंदर आता है। तो बेसिकली इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें हम एक
टूल का यूज़ करता है, उस टूल को हम क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। और हैमर क्या करता है, एक हथौड़ा होता है जो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है। जैसे आप देखते हो ना, कुछ पुराने जैसे टाइपिस्ट होते हैं, जैसे आप कभी हाई कोर्ट के बाहर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मल्टीपल जो टाइपिस्ट होते हैं वो दिख जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपना पेज डालते हैं एक मशीन के अंदर, जो उनका टाइपिंग की मशीन होती है, टाइपराइटर जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे उनके पास क्या होता है, काफ़ी बटन होते हैं, जैसे उसको प्रेस करते हैं तो आपको आवाज़ आती है ना, टक 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 करके। और वो जो अल्फ़ाबेट होता है वो पेपर के ऊपर प्रिंट होता रहता है। तो उस टाइप की जो मैकेनिज़्म होता है वो डॉट मैट्रिक्स, या फिर अलग अलग जो हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, चाहे आप बात कर लेते हो डॉट मैट्रिक्स की, चाहे आप बात कर लेते हैं आपकी ड्रम प्रिंटर होता है, चेन प्रिंटर होता है जिसको बेल्ट प्रिंटर भी बोलते हैं। तो उनके ऊपर इस टाइप का मैकेनिज़्म होता है, हैमर लगा होता है, तभी उनको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। और जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली जैसे हमने लेज़र का एग्जांपल देखा, तो यहाँ पे हमने कहीं हथौड़े का यूज़ किया नहीं, यूज़ किया। बेसिकली हमने क्या किया, ड्रम का यूज़ किया, ड्रम को अपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, पॉजिटिव जो पार्टिकल्स थे उनको अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही पॉजिटिव पार्टिकल पेपर के ऊपर आ गए तो उसने क्या किया, फ्यूज़र असेंबली ने उसको एकदम से हीटअप कर दिया। हीटअप होने की वजह से जो पार्टिकल थे वो पेज के साथ मतलब बाइंड हो गए, चिपक गया उसके ऊपर। और लास्ट में वही पार्टिकल की मतलब जो पेज है वो हमारे पास लास्ट में आउटपुट की फॉर्म में निकल आता है। तभी आप देखते हो जब आप एकदम से प्रिंट निकालते हो तो आपको देखते हो वो गर्म लगता है, थोड़ा पेपर हीटअप लगता है। तो हीटअप क्यों लगता है, क्योंकि ये सारा मैकेनिज्म उसके बैक एंड में काम करता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, बाय यूजिंग ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए मल्टी पेज डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ईच बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हम किस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपने याद रखना है सर, इसके लिए हम कोलैट का यूज़ करते हैं। जो हमने पहले भी देखा था कि जब आपको मल्टीपल कॉपीज़ निकालनी होती हैं, जैसे मैंने वही एग्जांपल लिया था कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं 5 पेजेस का। तो मैंने क्या करना है, मुझे स्टार्टिंग जो 3 पेज थे वो अपने स्टूडेंट्स को देने हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसको कोलैट कर दूंगा। कोलैट में होगा क्या, बेसिकली मेरे पास 2 सेट होके निकल के आ जाएंगे जिसको मैं 2 स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे बार बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं कोलैट ऑप्शन का यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा, 2 सेट मेरे बन के तैयार हो जाएंगे, जिसको इन द एंड लास्ट में मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं वहाँ पे उसको डिस्प्ले या फिर दे सकता हूँ, या फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपने समझनी होती हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द फिल इन द ब्लैंक प्रोवाइड मोबाइल यूजर्स विद पोजीशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस। देखो, नेविगेशन और जो आपकी टाइमिंग सर्विसेज हैं वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, तो सर ये हमारे पास जो जीपीएस होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखते हैं ना, मोबाइल में भी आप जीपीएस वगैरह अपना ऑन करते हैं, तो उससे होता है क्या है, बेसिकली आपकी लाइव लोकेशंस होती है वो एक तरीके से ट्रेस आउट हो जाती है ना। जीपीएस हम क्या बोलते हैं, इसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बोलते हैं। इसको नोट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल सिस्टम पोजीशनिंग हम इसको बोलते हैं। तो कुछ ऐसा डाटा होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। बेसिकली हमारे पास सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। कल को आपसे यही पूछ लिया जाए कि आप बताओ कि जो आपका जीपीएस है वो किस टाइप का नेविगेशन सिस्टम है, तो आप बोलेंगे सर ये हमारे पास रेडियो नेविगेशन सिस्टम है ना। जिसको बेसिकली कौन ऑन करता है, जो हमारे पास यूएस गवर्नमेंट है वो इसको ऑन करती है। मतलब बेसिकली जो यूएस गवर्नमेंट है वो इसको पूरा हैंडलिंग करने का काम करता है। बाकी यहाँ पे जैसे एज दे रखा है, तो एज आपको पता है बेसिकली जब आपका 2G नेटवर्क आया था तो उसमें 2G को थोड़ा इन्हांस कर दिया गया था। जैसे आप बोलते हैं ना 2G, जो आपका 2G आया था, तो 2G के बाद आप एक और नेटवर्क पढ़ते हो, कौन सा नेटवर्क पढ़ते हो, 2.75G। तो जो आपका 2.75G था ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं। याद रखना आपने, कल को आपसे ये पूछूं मैं, जो आपका 2.75 जो आपका नेटवर्क था उसको आप क्या बोलते हैं, उसको हम एज बोलते हैं। नॉर्मली तो हम 2G को क्या बोलते थे, GSM बोलते थे, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन हम इसको बोलते थे। पर जो हमारा एज आया था, एज क्या था, बेसिकली 2G का थोड़ा अपडेटेड वर्जन था। ओके, और जो आपका एज होता है, इसकी अगर फुल फॉर्म आपको लिखनी होगी तो ऐसे लिख लेना, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछी गई थी। इसको बोलते हैं, इसको ऐसे लिख लो, एज को आप नोट कर लेना। इसको ऐसे लिखना आप, एनहांस्ड डाटा रेट्स फॉर GSM फॉर, हमारे पास जो GSM है ना, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका एवोल्यूशन। ठीक है, मतलब इसके जो बाद आया था उसको हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और एच एक्चुअल में होता कितना है, 2.75G होता है। ये आपने नोट करना है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट होता है कि एग्जाम में अगर पूछ ही ली जाए, बताओ आपका जो एज था वो, उस नेटवर्क को हम बोलते क्या थे, तो आपने याद रखना है, वहाँ उसको हम बोलते थे 2.75G, उसको बोलते थे।
फिर इसको आपके ब्लूटूथ पता है। तो ब्लूटूथ क्या होता है हमारे पास सर, जो हमारे पास एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक पिकोनेट होता है, ठीक है। ब्लूटूथ को हम क्या बोल देते हैं, पिकोनेट भी बोल देते हैं। इसके अलावा हम बोल देते हैं कि सर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, है ना। बेसिकली अब आप बोल सकते हो कि शॉर्ट रेंज में ये काम करता है। शॉर्ट रेंज मतलब कितना, 10 मीटर के मतलब अप्रोक्सीमेट वो काम करता है। बाकी हमारे पास जो ब्लूटूथ होता है इसको हम क्या बोल देते हैं सर, हमारे पास एक पर्सनल इंटरनेट हो जिसको हम पैन बोलते हैं, तो वो हमारा ब्लूटूथ का के अंदर आता है। बाकी इसको बनाया कितने था, तुम्हारे साथ मोटरोला कंपनी थी, है ना। इसके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था या फिर बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी हमारे पास जो 2G है ना, या फिर GPRS है, GPRS को हम या फिर GSM जो हमारे पास है, तो हमारे पास 2G और जो 3G की एक तरीके से कम्युनिकेशन था ना, पैकेट ओरिएंटेड, उसको हम GPRS बोलते थे, ठीक है। GSM तो आपका एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो एक एनालॉग मैकेनिज्म के ऊपर काम करता था, पर जो आपका GPRS था, ये आपका जो ऐसा 2G मैकेनिज्म था, वो किसके ऊपर काम करता था, आपका पैकेट ओरिएंटेड मोबाइल डाटा स्टैंडर्ड के ऊपर वो काम करता था। तो अगर आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो, ये जो नोट करते हैं उनके लिए थोड़ा यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ ताकि वो नोट कर पाएँ चीज़ों को। तो GPRS का आप ये पॉइंट नोट कर लेना, GPRS का एक तो इसकी फुल फॉर्म चलो आपको लिखवा देता हूँ। इसको हम बोलते हैं जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक तो पॉइंट आपने ये नोट करना है। दूसरा आपने नोट करना है कि सर ये हमारे पास पैकेट ओरिएंटेड, ये हमारे पास क्या था, पैकेट ओरिएंटेड। और आपको पता है ना पैकेट्स कौन सी लेयर के ऊपर काम करते हैं सर, जो हमारा नेटवर्क लेयर होता है कौन से का, जो हमारा OSI मॉडल होता है, वहाँ पे हम पैकेट्स की बात करते हैं कि जो भी डाटा हम भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तो वो किस फॉर्मेट में जाता है, पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। तो जो हमारा GPRS है वो भी इसकी मैकेनिज्म के ऊपर काम करता था, पैकेट ओरिएंटेड मोबाइल डाटा स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये किसके काम करता था, बेसिकली जो आपका 2G था उसके ऊपर भी काम करता था। और लेटर ऑन जो आपका 3G था, 3G में कहाँ पे काम करता था, 3G में आप ऐसे नोट कर सकते हो, 3G में जब आप कम्युनिकेशन की बात करते थे, बेसिकली जब आपको कॉलिंग वगैरह करनी थी ना इंटरनेट के साथ, तो उस टाइम पे भी इसका यूटिलाइज़ किया जाता था। तो भाई ऐसे कर लेना कि 2G और 3G दोनों में क्या किया जाता था, इसको यूज़ किया जाता था, किसको, GPRS को। इसको बोलता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। तो एक ऐसे पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, बाकी देखो इससे मिलते जुलते और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ इंडिया का, क्योंकि अगर इंडिया का भी पूछ लिया जाए आपसे, तो इंडिया का आपको पता होना चाहिए। इंडिया का आपके पास कौन सा है, नेविक है, ठीक है। आजकल करंटली जो काफ़ी पॉपुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेविक बोलते हैं। और नेविक की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसको बोलते हैं नेविगेशन विद इंडियन, इसको लिख लो आप नेविगेशन, ठीक है। नैव से आता है नेविगेशन, आई से आता है विद इंडियन, ठीक है, विद इंडियन, इसको आप लिखना कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। मतलब जो आपका इंडिया का रीजन है उसको अगर आपको नेविगेट करना है, मतलब इंडिया का अपना एक नेविगेशन सैटेलाइट है ये, ओके। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली, तो इसको आप नोट कर सकते हो कि हमारे पास जो नेविगेशन विद इंडियन जो आपका एरिया है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। बेसिकली आपका इंडिया का पूरा रीजन है, अगर आपको इसको नेविगेट करना है किसकी हेल्प से, अपने इंडियन सैटेलाइट की हेल्प से। क्योंकि जो आप ऊपर पढ़ते हैं GPRS या फिर GPS, वो तो US का है, पर इंडिया का भी अपना है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेविक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद करनी है। इसको आप ऐसे लेना कि ये हमारे पास क्या है सर, इंडिया का है, इंडियाज़ ऑन, मतलब अपना है क्या है ये, बेसिकली रिलीजन नेविगेशन सैटेलाइट, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बस आप इसको जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वो आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेने हैं, ओके। बाकी देखो एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, GPS का ही वो क्वेश्चन था कि जैसे सपोज कर लो आपको कितने कम से कम सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है GPS रिसीवर को डिटरमाइन करने के लिए इसकी 3D पोजीशन। जैसे मान लेते हैं आपका घर है पूरे वर्ल्ड में किसी एक जगह पे, और उसको अगर आपको 3D व्यू में देखना है, जैसे आप देखते हैं ना गूगल मैप में भी देखते हो 3D व्यू उसको देखते हो, तो जब आप 3D व्यू में उसको देखते हो तो आपको मिनिमम कितने एक तरीके से सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बोल सकते हो सर इसके लिए हमें मिनिमम 4 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। बस एक बार मतलब IT जो एक तरीके पेपर था, मतलब वहाँ पे टेक्निकल ज़्यादा सब्जेक्ट पूछे गए थे, तो वहाँ पे इन लेवल मतलब एक डीप लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कितने सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है जब आपको क्या करना पड़ता है, 3D व्यू में कोई भी एक तरीके से मैप देखना होता है। जैसे आप देखते हो ना गूगल मैप्स में आप देखते हो 3D व्यू करके ऑप्शन आता है,
तो वहाँ पे आपने याद रखना है कि मिनिमम जो आपके 4 सैटेलाइट्स होते हैं उसका यूज़ होता है। बाकी जितना आप 3D व्यू अच्छे में देखना चाहते हो उसके हिसाब से आपकी जो सैटेलाइट की संख्या है वो बढ़ती रहती है। पर जो मिनिमम की बात करते हैं तो 4 सैटेलाइट मिनिमम आपकी क्या आती है, रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फिल इन द ब्लैंक इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड आउटर एरियाज फ्रॉम द इमेज। बेसिकली होता है कि आप क्या करते हो, इमेज का जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है उसको आप डिलीट कर देते हो। सपोज कर लेते हो आपके पास ये एक फ़ोटो थी, एक अच्छी पहाड़ की फ़ोटो थी, है ना, और यहाँ पे पहाड़ में क्या है, यहाँ पे सूरज आ रहा है, बाकी में कुछ नहीं है। आपने क्या किया, सर मुझे इतना चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी इतनी फ़ोटो चाहिए, ठीक है। तो आपने इतनी इतनी फ़ोटो क्या कर दी, यहाँ से आप क्या करते हो उसको, सर इसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉप। क्या करते हो उसको आप क्रॉप कर देते हो। तो वही लिखा है कि एक ऐसी इमेज का ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप अनवांटेड जो बाहर का एरियाज होता है उसको आप डिलीट कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। बाकी क्लोनिंग आपको पता है, क्लोनिंग का मतलब क्या है, जैसे यही फोटो है, इसी को आपने कॉपी करके कहीं और भी इसको यूज़ कर लिया दोबारा से, तो ये क्या हो गया, क्लोनिंग हो गया। मतलब क्या कर रहे हो उसमें, आप कॉपी कर रहे हो एक पार्ट को इमेज के, मतलब एक पार्ट को आप कॉपी कर रहे हो और उसके बाद फिर फर्दर आप उसको यूज़ कर सकते हो कहीं और भी। बाकी स्केलिंग क्या होता है, स्केलिंग का मतलब होता है आप किसी चीज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपकी फ़ोटो पहले इतनी थी, कितनी थी यहाँ पे 10% थी, अब आपने इसको 100% कर दिया, मतलब 100% करके आपने इसको बड़ा कर दिया, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल अप बोलते हैं। और स्केल डाउन करना मतलब 100 से आपने इसको 10 कर दिया, तो ये मतलब होता है स्केलिंग का, कि पूरी जो इमेज होती है उसको आप उसका जो रेशो होता है या फिर प्रोपोर्शनैलिटी होती है उसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो, उसको स्केलिंग बोलते हैं। बाकी क्रॉपिंग मैंने आपको समझा दिया, क्रॉपिंग क्या होता है। बाकी एंटी एलियास बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम जो हमारे सरफेसेस होते हैं ना, मतलब जब आप 3D कर्व्स वगैरह या फिर डिजिटल ग्राफिक्स की बात करते हो ना, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट आता है, जब आपको कोई लेयर स्मूथ करनी होती है, तो लेयर स्मूथ को हम क्या बोलते हैं, जैग्ड एजेस बोलते हैं। तो उसको अगर आपको स्मूथ करना होता है तब आप एंटी एलियास का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप 3D मॉडलिंग वगैरह करते हो, या फिर जिसने कभी ब्लेंडर पढ़ा होगा, जैसे ब्लेंडर पढ़ते हैं ना 3D मॉडलिंग के लिए, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट काफ़ी यूज़ किया जाता है ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर के अंदर, कि एंटी एलियास आप टूल यूज़ करो विद द हेल्प ऑफ, इससे आप क्या करते हो, जो आपकी लेयरिंग होती है वो उसको आप काफ़ी स्मूथ कर सकते हो, तब आप उस कंसेप्ट का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे क्रॉपिंग आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको सॉलिड बैकग्राउंड कलर एक क्लिक में हटाना है, रिमूव करना है, तो आप किस टूल का यूज़ करेंगे, तो उसको बोलते हैं मैजिक वैंड टूल। अब सर इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं आपका एडोब का, आपको पता है ना एडोब क्या होता है, बेसिकली एडोब का आपका एक फ़ोटोशॉप टूल होता है, आपको पता है सभी को, है ना। फ़ोटोशॉप जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, फ़ोटो वगैरह एडिट करते हो। आपने क्या किया, आपने एक अपनी एक फ़ोटो बनाई है, ठीक है। अब इसका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो मान लेते हैं ब्लैक है, सपोज कर लेते हैं उसका फ़ोटो का क्या है, बैकग्राउंड हमारे पास ब्लैक है। आप चाहते हो कि आपको ये पूरा पूरा जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसको आपको हटाना है, इसको आपको पूरे पूरे रिमूव करना है। तो इसको आप सिंगल क्लिक से कैसे रिमूव कर सकते हो, तो इसके लिए आप एक टूल पढ़ते हो बेटा वहाँ पे, वो टूल क्या होता है, मैजिक वैंड टूल। मैजिक वैंड टूल, जब आप कभी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ करोगे ना, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। जैसे होता है ना, कई बार आप फोटोज़ वगैरह देखते हो उसमें उसका बैकग्राउंड हटा दिया होता है पूरा ही। जैसे कई बार बोलते हैं कि आपको नॉर्मल कुछ भी बैकग्राउंड है उसको आपको हटाना है, उसकी जगह वाइट बैकग्राउंड लगाना है। तो नॉर्मल बैकग्राउंड को हटाने के लिए सिंगल क्लिक में एक टूल आता है, उसको हम बोलते हैं मैजिक वैंड टूल। ये बेसिकली कहाँ आता है, एडोब फोटोशॉप में आता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ताकि आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इस चीज़ को टैकल करने में ईजी रहेगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो हमारे पास AWS है, इज़ एन, बेसिकली हमारे पास AWS क्या है, क्लाउड सर्विस है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने करी हैं कि हमारे पास जो AWS होता है ये बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है अमेजोन का, जो हमें क्या क्या सर्विस देता है। सर वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसको हम IaaS भी बोलते हैं। इसके अलावा सर वो हमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, PaaS बोलते हैं। इसके अलावा सर वो हमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, SaaS भी बोलते हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसके अलावा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये सारी सर्विसेज हमें क्या करता है, क्लाउड जो एक तरीके से कंप्यूटिंग होती है वो हमें ऑफर करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपने, समझनी होती है, एग्ज़ाम रेलिवेंट बनती हैं, तो इनको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा अगर अलग अलग कंपनी की बात करें कि ये तो अमेज़ोन का था ना, इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिसके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो जैसे आपको मैंने एक बार बताया था कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का आता है,
माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा था, वो था सर हमारा एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जांपल है। बाकी इसके अलावा गूगल का भी आता है, गूगल का तो सिंपल नाम है गूगल क्लाउड, है ना। गूगल क्लाउड किसका है, बेसिकली सर हमारे पास ये गूगल का है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको क्या करना है, आपने नोट कर लेना है, ठीक है। फिर जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एडोब, ठीक है। एडोब का यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, तो देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, ब्लेंडर नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ब्लेंडर एक्चुअल में जो आपका है, ये आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जो आपका एडोब है ना, वो मतलब आपको लाइसेंस वगैरह उसका लेना पड़ता है, उसके बाद आप उस टूल को यूज़ कर सकते हो। पर ब्लेंडर क्या आपके पास, ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप 3D कंप्यूटर ग्राफिक बना सकते हो। जैसे होता है ना, आप देखते हो 3D मॉडलिंग वगैरह कोई बनाते हैं, जैसे यूट्यूब पे भी कई वीडियोस आती हैं जहाँ पे 3D मॉडल्स के थ्रू आपको कोई चीज़ समझाई जाती है, तो वो सारी ब्लेंडर की हेल्प से बनाई जाती है। तो ब्लेंडर को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका एक तो फ्री है, ये भी आपने नोट करना है कि ऐसे पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कल को मान लेते हैं ब्लेंडर नहीं पूछा, तो ब्लेंडर का पूछ लिया कि हाँ भाई ब्लेंडर आप बताओ ये क्या है। ब्लेंडर सर हमारा एक फ्री एंड, जिसको हम बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप उसको पूरा नोट कर लेना। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और बेसिकली ब्लेंडर क्या करता है, जो हमारे पास सर 3D कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है ये हमारे पास, ठीक है। 3D का क्या है हमारे पास, कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है हमारे पास ये, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ब्लेंडर करता है। बाकी इसको किसने बनाया था, तो सर ब्लेंडर फाउंडेशन ने इसको बनाया था, है ना। इसका आप लिख सकते हो, इसका नाम ही यही था, ब्लेंडर फाउंडेशन। ब्लेंडर फाउंडेशन इसको बनाया था, जिसकी हेल्प से हम जो भी 3D ग्राफिक्स वगैरह है वो उसको बना सकते हैं। ये हमारे पास फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बाकी इसको सबसे ज़्यादा यूज़ ही किसके लिए किया जाता है, 3D मॉडलिंग हो गया, या फिर रिगिंग हो गया, या फिर एनिमेशन हो गया, तीनों चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। या तो आप इसको हम बोल सकते हैं कोई 3D मॉडल अगर आपको बनाना है, 3D मॉडल अगर आपको बनाना है, या फिर अगर आपको रिगिंग के लिए इसको यूज़ करना है ना, या फिर इसको आप बोल सकते हो किस तरह अगर हमें एनिमेशन वगैरह अपनी क्रिएट करनी है, तो एनिमेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा काम विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर कर सकते हो, और ये एडोब का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट किसका है, ब्लेंडर फाउंडेशन का है। तभी ये हमारे पास क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बाकी देखो फोटोशॉप आपको मैंने ऊपर वैसे समझा ही दिया। फोटोशॉप क्या है, बेसिकली एडोब का एक रास्टर ग्राफिक एडिटर है। इसको आप ऐसे नोट कर लें कि ये कई बच्चों को पता नहीं होता है, इसको आप नोट कर सकते हो कि सर ये हमारे पास क्या है, रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है, या फिर एडिटर, ग्राफिक एडिटर, है ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना यहाँ पे। बाकी और देखो क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे इन डिज़ाइन। तो इन डिज़ाइन क्या है, ये बेसिकली आपके पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि टाइप सेटिंग सॉफ्टवेयर है ये हमारे पास। या तो फिर इसका ऐसे कर लेना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, या तो आप इसको बोल सकते हो कि सर ये हमारे पास टाइप सेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टाइप सेटिंग इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें आप दोनों नोट कर लेना, एग्जाम रेलिवेंट बनती हैं। बाकी इलस्ट्रेटर क्या होता है, ये आपका वेक्टर ग्राफिक एडिटर है, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। फोटोशॉप आपका रास्टर ग्राफिक है, पर जो आपका इलस्ट्रेटर है वो आपका वेक्टर ग्राफिक है ना। वेक्टर ग्राफिक्स एक तरीके से आपके पास एडिटर है। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे पास इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप तो एक ही काम करते हैं। बेटा वो एक काम नहीं करते हैं। एक जो होता है वो आपके मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर काम करता है, एक जो होता है जो आपके एक्चुअल में जो आपने फ़ोटो खींची होती हैं, जो आपकी रास्टर, जिसको आप रॉ इमेजेस बोलते हो, उसको एडिट करने का वो काम करता है। तो दोनों के मैकेनिज्म अलग है, तभी दोनों के लिए सॉफ्टवेयर भी अलग अलग है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी होती हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको औरों से अलग बनाते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज को जो हमारे पास डेवलपर कौन थे, तो डेनिस रिची हमारे डेवलपर हैं, ये हमने पता नहीं कितनी बार कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे डी हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, है ना। इसके अलावा पूरा नाम तो इनका डेनिस एम रिची करके था। तो इन्होंने इसको क्या बनाया था, बेसिकली बेल लैब्स में इन्होंने बनाया था। और ये नियर अबाउट कब बना था, तो ये हमने पढ़ा था 1970s में बना था। एग्जैक्टली आपका 1972 में आपकी सी लैंग्वेज बन के तैयार हो गई थी। बाकी सी लैंग्वेज की हेल्प से हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, तो सर वो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, है ना। क्योंकि
स्टार्टिंग का तो जो काम था वो बी लैंग्वेज से तो हो गया था, पर बी लैंग्वेज में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से बाद में क्या हुआ, उसको सी लैंग्वेज के साथ रिप्लेस कर दिया गया। तभी लास्ट में हम बोलते हैं कि जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सी लैंग्वेज से बना था, सी लैंग्वेज से बना था। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को बनाने के लिए सी लैंग्वेज की थी। बाकी इसके अलावा निकलस वर्थ, तो ये हमारे पास जो पास्कलाइन लैंग्वेज थी, जो हम बोलते हैं ना पास्कल लैंग्वेज वो थी। तो पास्कल लैंग्वेज को एक तरीके से उसके चीफ डिज़ाइनर थे ये हमारे पास निकलस वर्थ। बाकी जॉन बैकस हमने पढ़ा ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो फोर्ट्रन थे, है ना, इसको हम जॉन बैकस, जो हमारे पास फोर्ट्रन लैंग्वेज थी ना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, तो उसके ये फाउंडर थे। बाकी चार्ल्स बेबेज, ये हम सभी को पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर थे, है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर थे। इन्होंने दो सिस्टम बनाए थे। कौन कौन सिस्टम बनाए थे? एक तो इन्होंने बनाया था जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था। इसके अलावा एक डिफरेंशियल इंजन इन्होंने बनाया था। दो सिस्टम इन्होंने बनाए थे। पर जब इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था उसी के कॉन्टेक्स्ट पे फिर इनको हमने कौन सी उपाधि दे दी थी, फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दे दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि जो उनका एनालिटिकल इंजन था वो आजकल जो कंप्यूटर सिस्टम है उससे काफ़ी सिमिलर था, ठीक है, क्योंकि उसमें उस टाइम पे इनपुट का मैकेनिज़्म भी था, उसमें डाटा को स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना, वो मैकेनिज़्म भी था। और लास्ट में बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब आउटपुट आएगी तो आउटपुट का भी वहाँ पे मैकेनिज़्म था। तो ये सारे मैकेनिज़्म थे एनालिटिकल इंजन के अंदर। तभी हमने उस वजह से फादर ऑफ कंप्यूटर का एक तरीके से खिताब था वो किसको दे दिया था, चार्ल्स बेबेज को दे दिया था। बाकी चार्ल्स बेबेज की एक हमारे पास स्टूडेंट थी, कौन थी हमारे पास, लेडी अगस्ता, है ना, लेडी अगस्ता, जिन्होंने क्या किया था, जो इनका एनालिटिकल कंप्यूटर था उसके लिए फर्स्ट एक तरीके से प्रोग्राम लिखा था। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, लेडी अगस्ता को फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर या फिर फर्स्ट प्रोग्रामर हम बोल देते हैं। तो लेडी अगस्ता को हम उसको बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भी आपको समझने होते हैं, है ना। बाकी और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है लैंग्वेज की, इसके अलावा और कौन से हमने पढ़े थे, जैसे JS का पढ़ा था, जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है, बैंडन एच, ठीक है, ब्रैडन एच करके इनका नाम था। इसके अलावा हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अलावा मैंने बताया था C++ का, है ना, बाजार ने करके था उनका, C++ का क्या नाम था उनका, बाजार ने, ठीक है, स्टॉप स्टप करके ऐसा नाम था, उल्टा सीधा नाम है इनका, तो बाजार ने करके याद रखना अपने C++ का था। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी आपको पाइथन क्या बताया था, है ना, पाइथन के भी हमारे पास थे। चलो आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो आपका पाइथन था, कि हमने पता कितनी बार डिस्कस कर लिया हुआ, पाइथन के फाउंडर कौन थे, या आप मुझे नीचे कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयरिंग ऑफ नेटवर्किंग टर्म्स एंड देयर इन्वेंटर। तो यहाँ पे आपको पेयर मैच करना है। तो देखो सबसे पहले WWW रे टमिल्सन, तो देखो ये इन्होंने नहीं बनाया था। वर्ल्ड वाइड वेब आपका किसने बनाया था? सर हमारा टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। तो इसका मतलब है हमारे पास ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो सेकंड हमारे पास ईमेल, तो ईमेल किसने बनाया था? तो ईमेल हमारा सर रे टमिल्सन ने बनाया था। तो ये स्टेटमेंट दोनों की हमारे पास करेक्ट है। पर थर्ड यहाँ पे दे रखा है इंटरनेट, तो इंटरनेट हमारा विंटन सेफ ने बनाया था, ठीक है। वैसे इनका नाम था सर्फ करके ऐसे नाम था, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ नाम, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे ये नीचे ठीक लिखा हुआ, ऊपर गलत कर दिया हो, तो विंटन सर्फ है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने बनाया है। इसके अलावा HTML लैंग्वेज इन्होंने बनाई है। इसके अलावा सर जो हमारे पास मतलब वर्ल्ड वाइड वेब ये ब्राउज़र है, ठीक है, याद रखना ये वेबसाइट नहीं है जिसको आप बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ये WWW क्या है? हमारे पास ब्राउज़र है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र बोलते हैं इसको हम। तो इन्होंने बनाया था, HTML लैंग्वेज इन्होंने बनाई थी। बाकी ईमेल रे टमिल्सन ने इसको बनाया था, इंटरनेट विंसेंट सर्फ ने इसको बनाया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एग्ज़ाम रेलिवेंट बनती है और इन्होंने क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो जो आपके पास रे टमिल्सन थे ना, इन्होंने जो फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम था वो किस नेटवर्क के ऊपर चलाया था? क्योंकि काफ़ी डीप लेवल का क्वेश्चन होता है। तो आपके रे टमिल्सन थे ना, तो उन्होंने ईमेल कहीं ना कहीं तो किसी नेटवर्क के ऊपर यूज़ किया होगा। तो उस नेटवर्क का नाम क्या था? आर्फानेट, जो हम बोलते हैं ना वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क भी था। क्या नाम था उसका? आर्फानेट, ठीक है, आर्फानेट करके नाम था। चलो आपका होमवर्क नंबर सेकंड रहेगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आर्फानेट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। दो आपके होमवर्क हो गए, पाइथन के फाउंडर कौन थे वो आपने मुझे बताएंगे, आर्फानेट की फुल फॉर्म क्या थी वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। बाकी विंसेंट सर्फ के अलावा हमारे पास बॉब खान करके दो पर्सन थे जिन्होंने इंटरनेट को बनाया था। क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम दे रखा था, अगर आपको नोट करना होगा, दूसरे पर्सन थे उनके, मतलब एक तरीके सहायक थे, उनका नाम क्या था? बॉब खान,
बॉब खान और विंसेंट सर्फ ने बनाया था हमारे पास इंटरनेट, जो हम आजकल यूज़ करते हैं ना, तभी उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं, कंप्यूटर नहीं बोलते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं। कि जब हम एक प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, टीसीपी आईपी का जो प्रोटोकॉल हम पढ़ते हैं, तो वो प्रोटोकॉल एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किसने किया था, विंसेंट सर्फ और बॉब खान के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तभी हम आज अभी जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, तो उसकी शुरुआत उस टाइम पे इन्होंने करी थी। और इन्होंने बोला था कि जो आपका इंटरनेट होगा वो आपका टोटली फ्री होगा, है ना। अदरवाइज़ जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके लिए भी हमें अलग से पैसे देने पड़ते हैं। एक तो ये था ना, काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर हम तो अभी भी रिचार्ज करवाते हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। बेटा, आप इंटरनेट यूज़ करने के लिए रिचार्ज नहीं करवाते हो, आप उनकी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए रिचार्ज करवाते हो। होता है क्या है, जब भी आप रिचार्ज करवाते हो तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन्होंने क्या लगाए होते हैं, अपने काफ़ी महंगे महंगे इक्विपमेंट लगाए होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, आप इंटरनेट पे किसी रिसोर्स के ऊपर पहुंचते हो, फिर आप उसको अपने ऊपर डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, या कोई चीज़ देख सकते हो। आप क्या करते हो, उनके इक्विपमेंट को यूज़ करते हो, तो इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए, उनको यूटिलाइज़ करने के लिए आप क्या ले रहे हो, उनकी सर्विसेज ले रहे हो, है ना। आप उनकी सर्विसेज ले रहे हो और आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज के पैसे दे रहे हो। जैसे आप बोलते हो ना कि हमने सर इतने का रिचार्ज कराया, आप तो बोल रहे हो इंटरनेट फ्री है। तो इंटरनेट बेटा एक्चुअल में फ्री है, पर आप क्या करते हो, आप उनकी सर्विसेज, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए आपको कोई ना कोई तो टूल चाहिए ना। तो आप क्या करते हो, आप आपके जो नियर अबाउट आईएसपीज होते हैं, इंटरनेट सर्विस जो आपको प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे रिचार्ज लेते हो। बेसिकली उनका क्या करते हो, उनका रिचार्ज करते हो। रिचार्ज होने के बाद आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बिहाफ़ पे आप क्या करते हो, किसी इंटरनेट के ऊपर जहाँ मर्ज़ी आप जो आपको रिसोर्स चाहिए, उस रिसोर्स के ऊपर जाके आप उस रिसोर्स को अपने मोबाइल फ़ोन या आपके डेस्कटॉप किसी के ऊपर आप उसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। आप पैसे देते हो सर्विसेज़ के लिए, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, सर्विस चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और ये सर्विसेज जो हमें देता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। जैसे काफ़ी बच्चे जियो का सिम यूज़ करते होंगे, काफ़ी बच्चे एयरटेल की यूज़ करते होंगे, कई होंगे जो बीएसएनएल के भी यूज़ करते होंगे, कई बच्चे होंगे वो वोडाफ़ोन आइडिया जो कंबाइन हो गया वीआई जिसको बोलते हैं, उसकी सिम यूज़ करते होंगे। तो वो क्या करते हैं, उनके अलग-अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को यूज़ करते हैं, ताकि इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भी कोई रिसोर्स पड़ा होगा, उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या फिर आपका डेस्कटॉप सिस्टम होगा, उसके ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे करके ये पूरा जो मैकेनिज़्म होता है, वो वर्क करता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट आपके कौन से आए थे, तो थर्ड जनरेशन में आए थे। सेकंड में हमारे पास ट्रांजिस्टर आए थे। फर्स्ट में हमारे पास सर वैक्यूम आए थे, कितने बार हमने रिपीट कर लिया वो। फोर्थ में सर हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो आए थे। वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन था हमारे पास, इंटेल का सर 4004, है ना। और ये किसने बनाया था, इंटेल कंपनी ने बनाया था। कितने बिट का था सर, ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं जो एग्जाम में रेलिवेंट बनते हैं, तो सारी चीज़ें आपने नोट करके लिख लेनी है, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपसे पूछूं कि जो आपका फोर्थ जनरेशन था, इसमें कौन से मैकेनिज्म काम करता था, तो उसमें सर एलएसआई या फिर वीएलएसआई इसको हम बोलते हैं, ठीक है। एलएसआई स्टैंड फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वीएलएसआई स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस मैकेनिज्म के ऊपर ये पूरा पूरा जो था सिस्टम था वो वर्क करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द सीडी रोम, तो सीडी रोम किसने बनाया था, तो जेम्स रसल ने इसको बनाया था। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी जेफ बेज़ोस आप सभी को पता है, जेफ बेज़ोस कौन से हैं, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, किससे शॉपिंग करते हो, जैसे कई बच्चे हैं वो मीशो से शॉपिंग करते हैं, कई बच्चे अलग अलग उससे शॉपिंग करते हैं। तो आपका ये भी होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएंगे कि जो आपकी फ़्लिपकार्ट है, एक तो फ़्लिपकार्ट काफ़ी बच्चे यूज़ करते हैं, एक आपकी मीशो एक है काफ़ी यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलावा और बच्चे हैं, चलो अमेज़ोन का तो यहाँ पे आ गया, अमेज़ोन का जेफ बेज़ोस है। और वैसे सीडी रोम का राइट आंसर ये वाला है, जेम्स रसल इसका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी जेफ बेज़ोस आपके पास अमेज़ोन के हैं, ठीक है। अमेज़ोन आपकी जो कंपनी है ना, उसके फाउंडर हैं, ये हमारे पास है। बाकी चलो आप मुझे होमवर्क आपका रहेगा, फ्लिपकार्ट और आप मीशो का मुझे बताएंगे कि इनके जो फाउंडर है वो कौन है ना। बाकी इसके अलावा बिल गेट्स आपको पता ही है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है उसके फाउंडर हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी उसके ये फाउंडर हैं। बाकी जो लेनार्ड कैलरॉक दे रखा है, ये बेसिकली कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आल्फा नेट में एक तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी उस नेटवर्क को बनाने के लिए। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नोट करना होता है, नोट कर सकते हैं। ये आल्फा नेट से लिंक करते थे, आल्फा नेट जो हमने आपको होमवर्क दिया है ना, उससे ये लिंक करते थे लेनार्ड। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फ्लोइंग इज इन्वेंटर ऑफ यूएसबी। तो यूएसबी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यूएसबी अजय भट्ट के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बेसिकली अजय भट्ट इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्चर थे, जिन्होंने क्या किया, अपनी टीम के साथ मिलकर, कौन सी कंपनी थी, इंटेल में, बेसिकली उस टाइम पे इंटेल कंपनी में काम करते थे, इंटेल कंपनी में काम करते थे। तो उन्होंने उस टाइम पे अपनी टीम के साथ लीड करके एक मतलब बोल सकते हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट बना दिया, जिसका क्या नाम रखा उन्होंने, यूएसबी उसका नाम रख दिया, जिसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सीरियल बस इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस इसको बोलता है। तो ये इन्होंने बनाया था। बाकी सबीर भाटिया, सबीर भाटिया इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने हॉटमेल बनाया था। पता नहीं कितनी बार एग्जाम पूछा गया था कि हु इज़ द मतलब फाउंडर या फिर को फाउंडर ऑफ हॉटमेल। तो ये हमारा बनाया था सबीर भाटिया ने। ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज के अंडर था सबीर भाटिया का जो था ना हॉटमेल। उस टाइम पे काफ़ी पहले यूज़ किया जाता था, बाद में इसका नाम चेंज हो गया था। तो आप मुझे बताएंगे कि हॉटमेल के बाद इसका नाम क्या बदल दिया गया था। फिर उसके बाद विनोद धम। तो विनोद धम ने हमारे पास जो पेंटियम चिप थी, ये मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास एक पेंटियम सीरीज़ आई थी, माइक्रो प्रोसेसर थी, पेंटियम सीरीज़ आई थी किसकी, माइक्रो प्रोसेसर की। तो वो इनके द्वारा बनाई गई थी, विनोद धम के द्वारा वो बनाई गई थी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो काफ़ी मतलब पॉपुलर होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपने नोट करके लिख लेनी है। बाकी मैक्सिमम बच्चों को इनका नाम पता नहीं होगा, सैम पिथोड़ा। ये इतने मतलब ऐसे बोल सकते हैं इतने ब्रिलियंट थे। इन्होंने क्या किया था, जो हमारा इंडियन टेलीकॉम सिस्टम था ना, स्ट्रक्चर था, उसको एक तरीके से डिज़ाइन किया था, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि हमारे पास फादर ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन थे ये। जैसे आप पढ़ते ना हरित क्रांति, मतलब अलग अलग क्रांति से आप पढ़ते हो, ठीक है, नीली क्रांति, पीली क्रांति। तो वैसे ही हमारे पास जो इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो उसके फादर थे हमारे सैम पिथोड़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम, किसी ना किसी एग्ज़ाम में इनका क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। जो आईटी के काफ़ी हाई क्लास एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे इनका क्वेश्चन 100% आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। तो वो हमारे पास सैम पिथोड़ा थे। इसको आप नोट कर लेना मस्त, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बच्चों को पता नहीं होती हैं। तो इसको आप नोट करना, फादर ऑफ इंडियन या फिर इंडियाज़ कर लेना ना, फादर ऑफ इंडियन या फिर इंडियाज़ कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। बाकी इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें इन्वेंट हुई, जैसे माउस है, डगलस एंगलबर्ट, मैंने आपको कितनी बार वो चीज़ भी रिपीट की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द फ़ोन डायलॉग बॉक्स। तो फ़ोन डायलॉग बॉक्स आप किससे ओपन करते हो? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल डी का। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। कंट्रोल एफ आप यूज़ करते हो फाइंड के लिए, है ना, फाइंड के लिए आप यूज़ करते हो। कंट्रोल ओ जब आपको कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है। कंट्रोल ई जब आपको डाटा सेंटर अलाइन करना होता है। ये सारी चीज़ें हमने करी हैं, पर मैंने जस्ट आपको रिवाइज़ होता है, जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। तभी मैं आपको इनको साथ साथ में रिवाइज़ करवाता रहता हूँ। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट साइजेस आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट विच इज़ इक्वल टू। देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके फॉन्ट पॉइंट होते हैं, वो वन जो आपका पॉइंट होता है वो किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था 1/72 के वो बराबर होता है। तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपको मैंने सीरीज़ में स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं डिस्कस किए हैं। बस आपकी रिवीजन है यहाँ पे, जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको एग्जाम में डेफिनेटली इससे हेल्प काफ़ी मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, एम एस वर्ड हैज़ अ टैब स्टॉप सेट एट एवरी। जब आप एक टैब स्टॉप यूज़ करते हो एम एस बेसिकली वर्ड में, तो वो कितना मतलब इंच का स्पेस लेता है। तो वो आधा इंच का, या फिर उसको आप बोलते हैं 0.5 का, वो क्या लेता है बेसिकली फॉरवर्ड होता है। तो 0.5 का वो एक तरीके से स्पेस लेता है। जब आप टैब की प्रेस करते हो ना, तो जो आपका कर्सर है वो आधा इंच आगे बढ़ता है। जैसे मान लेते हैं आपका एम एस वर्ड की एप्लीकेशन है, आप अभी यहाँ पे हो, आपका कर्सर यहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, टैब की प्रेस करी, कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है टैब की, जैसे आपने उसको प्रेस किया, तो वो जो ये वाला कर्सर आपका यहाँ था, वो यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। और जो इतना जो खाली स्पेस जो बन जाता है, ये कितने मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट होती है आपकी 1/2 इंच की मूवमेंट होती है, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो 0.5 इंच की मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में इन्होंने वैसे लिखा है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। चाहे यहाँ पे ऐसे लिखा था ना 1.1/2 नहीं लिखा होता, तो वहाँ पे ऐसे भी लिखा होता 0.5 भी लिखा होता है, तब उस टाइम पे 0.5 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो एक टैब जब आप देते हो तो इतना इतना स्पेस होता है वो खाली हो जाता है, मतलब इतना स्पेस आपका कर्सर है आगे चला जाता है।
तो वही लिखा है यहाँ पे कि टैब स्टॉप सेट एट एवरी 0.5 इंच बाई डिफ़ॉल्ट। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है, बाकी ये तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपका टैब होता है वो कैसे चलता है, वर्टिकल चलता है कि हॉरिजॉन्टल चलता है। तो ऑब्वियसली सर आपका कर्सर यहाँ से यहाँ गया तो ऑब्वियसली ये मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हुई, कि थोड़ी ऑब्जर्वेशन होती है और इन्हीं ऑब्जर्वेशन से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक। तो हमारे पास अलग अलग सेक्शन ब्रेक होते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो सेक्शन ब्रेक नहीं होता है। तो देखो हमारे पास अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, तो नेक्स्ट पैराग्राफ करके ऐसा कोई भी सेक्शन ब्रेक नहीं होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। देखो कंटिन्यू होता है हमारे पास, नेक्स्ट पेज भी होता है, इवन पेज भी होता है, और एक हमारे पास ओड पेज, ठीक है, ओड पेज भी होता है। इवन के अलावा हमारे पास ओड पेज सेक्शन ब्रेक भी होता है ना। इसके अलावा हमारे पास एक और बात करें, मतलब मेनली हमारे पास ये होते हैं नेक्स्ट, इवन, ओड और कंटिन्यू होता है। तो ये चार मेनली हम पढ़ते हैं जब हम सेक्शन ब्रेक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ करके कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे ए आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो अलो करता है किस चीज़ को, फोर्स टेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, आपको ने क्या किया है, बेसिकली आपने जब दो कॉलम अपने बनाए होंगे, मान लेते हैं आपकी ये MS वर्ड की शीट है, और आपने क्या किया, इसको दो पेजेस में, मतलब दो कॉलम में डिवाइड कर दिया, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, दो कॉलम में आपने इसको डिवाइड कर दिया है। C1 आपका क्या बन गया, कॉलम नंबर आपका बन गया 1, और C2 आपका बन गया कॉलम नंबर बेसिकली 2 आपका बन गया, है ना। अब आपने क्या किया, बेसिकली जब आप अपना कुछ डाटा लिख रहे हो, आपने क्या किया, आप चाहते हैं ये वाला डाटा यहाँ ना जाए, अगले कॉलम में चला जाए, तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं कॉलम ब्रेक, उसको बोल देते हैं कॉलम ब्रेक। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जब आप इनको यूज़ करोगे तब भी आप इन चीज़ों को समझोगे। तो कॉलम ब्रेक का मतलब क्या था, जब आपने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा था कॉलम 1 में, पर आप चाहते हो वो कॉलम 1 में ना जाए, वो डाटा चला जाए कॉलम 2 के अंदर, तो उसके लिए आप किसका सहारा लेते हो, कॉलम ब्रेक का सहारा लेते हो। जैसे यहाँ पे हमारा था ना सेक्शन ब्रेक, तो वैसे ही हमारे पास कॉलम ब्रेक करके भी ऑप्शन आता है। उससे क्या होता है, एक कॉलम में डाटा नहीं जाता, वो अगले कॉलम में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग टैब इन MS वर्ड कंटेन द ऑप्शन टू इंसर्ट फुट नोट। देखो फुट नोट हो गया, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं, फुट नोट, सिटेशन, है ना। इसके अलावा मैंने और सारी चीज़ें आपको बताई थी, और इसके अलावा जैसे आपको एंड नोट करना है, फुट नोट करना है, सिटेशन करना है, बिब्लियोग्राफी करनी है, टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपको ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती है, रेफरेंसेस के अंदर मिलती हैं। तो C यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी क्या क्या चीज़ें मिलती है जो मैंने यहाँ पे बोली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे फुट नोट तो यहाँ पे आ गया, इसके अलावा आपका एंड नोट यहाँ पे पूछा जाता है। इसके अलावा आपके पास सिटेशन वगैरह आते हैं, सिटेशंस वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा आपको बात कर लेते हैं बिब्लियोग्राफी, है ना, बिब्लियोग्राफी आपको मिल जाती है यहाँ पे। इसके अलावा और क्या मिल जाता है आपको, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स, अगर आपको वो ऐड करनी हो अपने मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें, टेबल ऑफ कंटेंट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलती हैं, रेफरेंसेस के अंदर ये सारी मिलती हैं। बाकी इंसर्ट टैब, अगर आपको कोई चार्ट ऐड करना है, फ़ोटो ऐड करनी है, कोई शेप ऐड करना है, पेज नंबरिंग ऐड करनी है, हेडर फुटर ऐड करने हैं, वो सारे आपको इंसर्ट के अंदर मिलते हैं। बाकी पेज लेआउट, तो पेज लेआउट में आप क्या कर सकते हो, पेज का लेआउट कैसे कर सकते हो आप, या तो उसके मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हो, या तो पेज को ओरिएंट कर सकते हो, या तो उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, या आप उसको कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं वो सारे आपको पेज लेआउट के अंदर मिल जाती हैं। रिव्यू के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, रिव्यू का मतलब ये आता है आप चीज़ों को एक तरीके से देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। तो रिव्यू आप क्या करोगे, या तो आपको स्पेलिंग रिव्यू कर सकते हो, या आप वर्ड काउंट रिव्यू कर सकते हो, या आप कोई चेंज कर रहे हो ट्रैक कर सकते हो, उसको ट्रैक चेंज जिसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपको कमेंट वगैरह अगर ऐड करना है वो कर सकते हो। जितने भी रिव्यू करने का काम होते हैं वो सारे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हर एक टैब को आपको समझना होता है, रटना कोई चीज़ नहीं है। जितना आप चीज़ों को समझोगे, मतलब उस टैब में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो आपको समझनी है, रटना नहीं है। रटने को तो आप ओपन कर लो उसको, फोटो ओपन कर लो उसकी, या फिर वर्ड ओपन करो, उसको देखते रहो, वो रटने का काम। पर आपको देखना है कि हर एक टैब जो बनाया है या फिर हर एक मेनू बनाया है, तो उसका मतलब क्या है, क्यों उसको बनाया है, कोई ना कोई तो मतलब होगा ना उसका।
तो वही मतलब ये सारी चीज़ें बताती हैं ऑटोमेटिकली। रिव्यू का मतलब मैंने समझा दिया, लेआउट का मतलब होता है पेज लेआउट में मतलब आप पेज के साथ छेड़खानी कर सकते हो, पेज के मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हो, पेज को मतलब पहले सीधा था पेज, अब उसको आप उल्टा कर सकते हो, तो ओरिएंटेशन अब आप कर सकते हो, साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो पेज का, पहले आपको मान लेते हैं 100 था, आपने इसको 80 कर दिया, छोटा कर दिया, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, हाउ कैन यू यूज़ अ डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन बाय द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, बाय इंसर्टिंग अ डिफरेंट सेक्शन। बेसिकली क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो आपका पेज होगा ना उसको आप क्या कर दोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3। और वो हमने ऊपर देख ही लिया कितने टाइप के सेक्शन होता है, कंटिन्यू होता है, द इवन ऑड होता है ना। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं। तो वही लिखा है इसमें, क्या बन जाएगा, बाय इंसर्टिंग अ डिफरेंट सेक्शन। यहाँ पे ए आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो आपके पास डिफरेंट सेक्शन होते हैं उसमें आप पेज ओरिएंटेशन का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। इसके अलावा सेक्शन की लेवलिंग भी आप सेट कर सकते हो, मतलब जो भी चीज़ें आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ डाटा होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेट अ पैराग्राफ लाइन। तो अगर आपको 1.5 यूज़ करना है तो कंट्रोल 5 का आप यूज़ करेंगे। काफ़ी बार रिपीट हो गया है तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको डबल लाइन स्पेसिंग देनी है तो उसके लिए कंट्रोल 2 ये यूज़ करेंगे डबल लाइन स्पेसिंग के लिए। कंट्रोल L आपको जब आपको लेफ़्ट लाइन करना होगा। कंट्रोल Q बेसिकली जब आपको रिमूव करनी होती है क्या चीज़, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ओके, तो ये चीज़ें बताते नहीं काफ़ी टीचर्स, तो इनको आपको क्या करना है, नोट करना है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल Q का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर ऑफ MS वर्ड लेट यू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड लेटर टू अ नंबर ऑफ रेसिपेंट विद अ डिफरेंट नेम एंड एड्रेसेस। तो इसके लिए आप किसका सहारा लेते हैं, तो सर इसके लिए हम मेल मर्ज का सहारा लेते हैं, है ना। ये हमने कंसेप्ट पहले डिस्कस किया है। मेल मर्ज में होता क्या है, आपका जो एक कॉमन मेल है, आपकी डॉक्यूमेंट एक ही है पर आपको उसको 100 पर्सन को भेजना है, तो 100 पर्सन को आप अलग अलग भेजेंगे, वो तो पागलपंती वाला काम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपल एक फॉर्मेट बनाते हैं। किसका फॉर्मेट बनाते हैं, मेल मर्ज का फॉर्मेट बनाते हैं। और जो 100% होती हैं उनके कोई ना कोई ईमेल एड्रेस होता है, उसको हम क्या बना देते हैं, डाटा सोर्स बना देते हैं उसको। एक कंसेप्ट आता है ना कि मेल मर्ज में आपका जो डाटा होता है बेसिकली जिसको आपको भेजना होता है, उसको आप कौन सी फाइल में, उसको उस फाइल का नाम क्या होता है, तो उस फाइल का नाम होता है डाटा सोर्स। तो डाटा सोर्स कोई भी फाइल हो सकती है, एक्सेल की फाइल हो सकती है, या तो कोई आपका डाटाबेस का कोई टेबल है वो हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ को एज अ डाटा सोर्स यूज़ कर रहे हो। ओके, बाकी तो आपके जो यहाँ पे मेल मर्ज का जो डॉक्यूमेंट होगा, फॉर्मेट होगा, वो तो सेम ही रहेगा। जिस चीज़ को भेजना है वो डाटा सोर्स की फाइल अलग होगी, आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे। जैसे कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली जो ये कॉमन डाटा होगा वो 100% को आप फिर भेजने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये कुछ फीचर होता है मेल मर्ज का, ये आपने चीज़ें याद रखनी होती है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बच्चे यहाँ पे कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे चलो इसका राइट आंसर तो मेल मर्ज आ गया। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप दे रखा है। अब डॉक्यूमेंट मैप का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक एक फीचर होता है किसका, नेविगेशन पैन का, जिसकी हेल्प से आप क्विकली नेविगेट कर सकते हो हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में लिखना होता है ऐसे लिख सकते हो कि अगर आपको क्या करना है, क्विकली क्विकली क्या करना है, नेविगेट करना है। ठीक है, नेविगेट थ्रू द हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स में डायरेक्टली नेविगेट करना है तब उसके लिए आप डॉक्यूमेंट मैप का सहारा लेते हैं। मैक्रो आपको पता है बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जिसके लिए हम रिकॉर्ड करते हैं, ऑटोमेट करते हैं रिपीटेटिव फॉर्मेटिंग या फिर कोई टाइपिंग के टास्क होते हैं, तो उसको मैक्रो की हेल्प से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक। तो क्रॉस रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आपको ये तब यूज़ किया जाता है जब आपको रेफ़र करनी होती है कोई स्पेशल आइटम। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक कोई चीज़ लिखी है आपने एक, ठीक है, कोई आपने डाटा लिखा, कोई इन्फॉर्मेशन लिखी, फिर आपने बोला ये आपको मिलेगा टेबल नंबर 1 के ऊपर ये डाटा। तो आपका वो टेबल नंबर 1 कहाँ पे था, मान लेते हैं आपका पेज नंबर ये फर्स्ट है, और जो आपका टेबल नंबर 1 है वो आपने बनाया हुआ है टेबल नंबर मतलब पेज नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, पेज नंबर 2, 3, 4 और पेज नंबर 5। तो जो आपका टेबल नंबर 1 है वो मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे अपना टेबल नंबर 1 कुछ बनाया हुआ है, तो टेबल नंबर 1।
अब आप चाहते हो कि जैसे यहाँ पे टेबल नंबर 1 के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मैं कहाँ चला जाऊँ, ऑटोमेटिकली टेबल नंबर 1 है जहाँ पे है मैं वहाँ पे चला जाऊँ। इसको हम बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। तो ये होता है क्या है, जब ये यूज़ किया जाता है रेफ़र करने के लिए, जहाँ पे कुछ स्पेशल आइटम्स हैं, जैसे टेबल है या फिर कोई फिगर है या फिर कोई हेडिंग है, एक ही सेम डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट तो एक ही है ना, ये पूरा पूरा डॉक्यूमेंट तो सिंगल ही है। सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर आप पेज जितना मर्जी हो, जहाँ मर्जी हो, आप सिंपल उसको रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली आप उस पर रेफ़र करोगे तो आप सिंपली उस चीज़ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग। एक बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके बारे में, तो उसको आप ऐसे नोट कर ले सकते हो कि सर इट इज़ यूज्ड टू रेफर स्पेसिफिक आइटम्स, ठीक है। जैसे आइटम में क्या आ गया, आपके पास टेबल्स आ गया और इसके अलावा आपके पास फिगर्स आ गया, है ना। इसके अलावा मान लेते हैं आपके पास कोई हेडिंग आ गई, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है, तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लो। जो आपको बोल रहा हूँ वो आपने नोट करना है। विद इन अ सेम डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं जब हम क्रॉस रेफरेंस की बात करते हैं। तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कोई डाउट है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको मैंने होमवर्क दिया है, आप मुझे क्या करेंगे, उसको नीचे कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।